बैंक होती हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जिनको हम लोग ओरिजिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट्स होती हैं, एंड एसेट्स होती हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है बैंक से अगर देखोगे तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आती हैं, इक्विटी आता है, डेप्थ आता है, लाइबिलिटी साइड, और यहाँ पे एक आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स कि ये इनका सेविंग बैंक से कुछ डिपॉजिट होगा बैंक का, ठीक है, और कुछ जो है अदर से होगा, ठीक है। अब ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये जो है दूसरे लोगों को जो होते हैं उनको लोन की तरीके पे पैसे बांटती हैं, ठीक है, लोन के तरीके पे पैसे इनको बांटती हैं, जिसको हम लोग जो है फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे या फिर डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब डेटर्स में क्या होते हैं, बहुत से पर्सन्स आते हैं, उनको वो लोग जो है छोटी छोटी अमाउंट में कंपनी से जो है चीज़ें परचेज करते हैं, उन्हीं को हम डेटर्स बोलते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये डेटर्स होते हैं, इनके सबके स्पेसिफिक अपनी टर्म है, इसको बारोवर बोलते हैं, बताया था हमने कल, या फिर हम लोग इसको ऑब्लिगर बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बैंक के डेटर्स होते हैं। अब बैंक का काफ़ी सारा पैसा बाहर फंसा हुआ होता है, ठीक है, बैंक चाहती है इंस्टेंट में हमें पैसा मिल जाए तो उस पैसे का हम यूज़ कर लें, क्योंकि बैंक एक ऐसी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे से पैसा क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर उसका मनी कहीं पे ब्लॉक है तो वो चाहती है हमें 2 से 10 रुपए कम मिलें, लेकिन आज ही मिल जाए प्रेजेंट में, क्योंकि वो जो 2 से 10 रुपए कम मिल रहे हैं उसको हम उतने टाइम में उससे ज्यादा हम प्रॉफिट कर लेंगे, क्लियर। तो ये क्या करती है, इस पर्पस के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एसपीवी या एसपीई, स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर स्पेशल पर्पस एंटिटी। ये कंपनी होती है जो कि केवल इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है, सिक्योरिटाइजेशन के लिए। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये इन डेटर्स को परचेज कर लेती है, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं इनको ये परचेज कर लेती है, कौन, एसपीई, ठीक है। परचेज करके क्या करती है, ये परचेज करने के बाद इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में चेंज कर देती है, मतलब इनको जैसे कि शेयर्स वगैरह होते हैं उस फॉर्म में इनको चेंज कर सकती है, जिससे कि छोटे छोटे पार्ट में इसको इन्वेस्टर ले सके। जैसे कंपनी की कैपिटल होती है, कैपिटल को शेयर्स में बांटा जाता है, डिवेंचर्स में बांटा जाता है, फिर पब्लिक उसको सब्सक्राइब करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी पूरी कैपिटल मान लो 10 करोड़ की है, तो क्या पब्लिक में कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो 10 करोड़ की कैपिटल सब्सक्राइब कर ले, नहीं होगा। इसीलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कोई अगर 1 लाख के शेयर खरीदना चाहे, कोई 10,000 के शेयर खरीदना चाहे तो वो परचेज कर सकता है। इसी तरीके से ये एसपीवी वाले पैसे को भी, ये जो अपना फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा होता है, ये एक हैवी अमाउंट में होता रहता है, यहाँ पे 10-20 रुपए के ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ये देखा जाता है इसमें कि जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे कैपिटल को बांटा जाता है, वैसे ही ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं इनको छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, जिसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब मार्केटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में इनको सेल परचेज किया जाता है। अगर ये प्रोसेस समझ गई तो तुमको इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। उसके बाद यही जो आपके क्या बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, ये इन्वेस्टर्स को इशू की जाती हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर इसको इशू एंड अपना सब्सक्राइब करते हैं। देन इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है कि ये इन्वेस्टर पैसा देते हैं एसपीवी को, और एसपीवी पैसा किसको देती है, फाइनेंशियल एसेट्स को। देन लास्ट में इनसे जब पैसा रिकवर होता है, चाहे वो एसपीवी रिकवर करे चाहे बैंक रिकवर करे, पैसा किसको मिलेगा,
इन्वेस्टर्स को, क्योंकि पैसा किसने लगाया है, बैंक को पैसा मिल चुका, तो बारी किसकी है, इन्वेस्टर की। अगर देखोगे एंड में पैसा किसका फंसा हुआ है, तो पैसा जो बारोवर देगा या ऑब्लिगर देगा वो पैसा किसको मिलेगा, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटाइजेशन का होल प्रोसेस। इसी के इर्द गिर्द अभी पूरा चैप्टर घूमेगा। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर बनाना चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, वहीं पे कहीं आगे पीछे अगर जगह हो तो। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, जिनको यहाँ पे हम लोग ओरिजिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इन बैंक की जो बैलेंस शीट होती है, इसमें इक्विटी होते हैं, डेब्ट होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा लेती हैं। इसी पैसे को ये बाहर वाले लोगों को इशू करती हैं, मतलब एसेट्स बना के अपनी डेटर्स जैसे दे दिए, मतलब क्रेडिट सेल कर दिया, लोन दे दिया, ये सारे क्या हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो बैंक को पैसे उनसे लेने होते हैं। क्लियर, बैंक को पैसे लेने होते हैं। तो मान लो ये हैं आपके बारोवर या ऑब्लिगर हैं जिनसे बैंक को पैसे लेने हैं, तो बैंक धीरे धीरे वो बैंक को रिपेमेंट कर लेंगे, मान लो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कुछ भी लिमिट हो सकती है। तो बैंक क्या होता है कि बैंक कहती है कि हमको 2 रुपए या 5 रुपए कम मिले लेकिन आज ही मिल जाए, क्योंकि बैंक का क्या है कि बैंक मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा, दूसरे को लोन दे दूंगा, तो उससे मेरा रिटर्न ज्यादा आ जाएगा इनसे। क्लियर, तो इस पर्पज के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम स्पेशल पर्पज व्हीकल या स्पेशल पर्पज एंटिटी होती है, जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होती है, बताया था कल पढ़ाया था। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं इनको ये एसपीवी परचेज कर लेती है। परचेज इन द सेंस, ये जो पैसा होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, ये एसपीवी बैंक को दे देती है और इनसे ये एसेट्स परचेज कर लेती है। क्लियर, एसेट्स परचेज करने के बाद इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दी। जैसे आप लोग देखते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल होती है, मान लो 10 करोड़ है, तो उसको जब जो है तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जैसे इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डिवेंचर्स में, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हर एक बंदा पब्लिक में बैठा हुआ अपनी जरूरत के हिसाब से पब्लिक में कंपनी में पैसा डाल सके। समझ में आ रहा है? कोई बंदा है जिसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, खिला कंपनी में लगाना चाहता है, तो उसको टुकड़ों में वो कैपिटल मिलनी चाहिए ना, तब वो लगा सकता है। वैसे ही मान लो ये 10 करोड़ का पैसा है, जो 10 करोड़ जो कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो कोई पब्लिक में ऐसा बंदा या इन्वेस्टर को इतना 10 करोड़ रुपए उस कंपनी में नहीं डालना चाहता होगा, बैंक में नहीं लगाना चाहता होगा, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कि वो बिक सकें, ठीक है, सिक्योरिटीज में बांट दिया जाता है, जिससे कि छोटे छोटे बैठे हुए इन्वेस्टर इसको परचेज कर सकें। अब इन्वेस्टर इसको परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जो है जो फाइनल पैसा होता है, जो ये बोरोवर होते हैं, ये या तो बैंक को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं या तो एसपीवी को पेमेंट करते हैं। दोनों ही केसेस में पैसा कहाँ जाता है, इन्वेस्टर के पास, क्योंकि बैंक के पास पैसा पहले ही पहुंच चुका है, तो इन्वेस्टर ने एसपीवी को दिया, एसपीवी ने बैंक को दिया। अब पैसा किसको चाहिए एंड में, इन्वेस्टर को चाहिए, तो चाहे ऑब्लिगर कह लो, चाहे बोरोवर कह लो, ये पैसा किसको देंगे, बैंक को या फिर एसपीवी, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एंड में ये पैसा दोनों लोग आके किसको देंगे, इन्वेस्टर को। ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का होल प्रोसेस है। ठीक है, आप कहोगे सर बैंक का क्या फायदा होता है, इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होता है। हमने बताया कि मान लो ये 10 करोड़ का अमाउंट है, तो इनको बैंक को अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट लेंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत में, तो 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेगा। समझ रहे हो, कुछ कम मिलेगा, और इन्वेस्टर को लास्ट में 10 करोड़ मिलेंगे पूरे पूरे, इन्वेस्टर का वही फायदा होगा। समझ रहे हो, ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है। अगर ये समझ में आ गया हो तब आगे हम बढ़ें। आगे देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2002 was created to help the bank and financial institution to manage their long term assets। किस लिए क्रिएट किया गया था, इसको मार्क करो, टू हेल्प द फाइनेंशियल एसेट टू मैनेज देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे बताया नहीं, 10 करोड़ का इन्होंने लोन दिए बैठे हैं,
तो उसको फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, समझ लो, सिक्योरिटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इंप्रूव कैश फ्लो, बैंक में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए 10-10 करोड़ के 2-3 लोन दे दिए, बैंक तो बैठ जाएगा, कैश फ्लो बचेगा ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए, लोन्स को रिकवर करने के लिए, दैट नॉट बीन पेड बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो एनपीए वगैरह हो जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को लाया गया। द एक्ट allows these institutions to take control of secured assets, जो secured assets होती हैं उनका कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उनको सेल करता है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके उनको सेल करता है। एंड रिड्यूस एनपीएज, जिससे एनपीएज वगैरह कम होते हैं विदाउट हैविंग गो थ्रू लीगल कोर्ट प्रोसेसेस, लीगल कोर्ट प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो सब लोग मिलके, इन्वेस्टर, एसपीवी सब मिलके वो कंपनी पैसा रिकवर कर लेती। इट्स आल्सो एस्टेब्लिश एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन उसी को बोलते हैं, जो सिक्योरिटाइजेशन बोल लो चाहे एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन बोल लो, उसका एक और नाम है, लिखना हो बगल में लिख लो। यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो लिखा है, इसी के बगल में एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, क्लियर। कंपनीज विच कैन टेक ओवर बारोज एसेट्स एंड मैनेज देयर बिजनेसेस टू रिकवर डेब्ट्स। होता क्या है, जब कभी कभी जो बारोवर होते हैं, बारोवर मतलब ये वाले पर्सन, ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, ये बारोवर्स, डेटर्स हमारे, क्लियर। ये जो बारोवर्स होते हैं कभी कभी पैसा नहीं दे पाते हैं, तो क्या किया जाता है, इनके बिजनेस को मैनेज कर लें, मतलब खुद चलाएं, इनके बीओडीज वगैरह साइड में कहते हैं हम अपना मैनेजमेंट देते हैं, तुम चला नहीं पा रहे हो सही से बिजनेस, अपना पैसा रिकवर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है इनके बिजनेस को सेल कर दें, अपना पैसा रिकवर करें, क्लियर। पैसा लिया है आपने 10 करोड़, तो रिकवर तो आप ही से होगा ना, वो चाहे जैसे हो। इसके बारे में भी आगे डिटेल में पॉइंट्स हैं, पढ़ेंगे कि कब सेल होगा, कब बिजनेस मैनेज होगा, ये सारी चीजें अपने डेप्थ को रिकवर करने के लिए। दिस लॉ हैज बीन अपडेटेड कपल ऑफ टाइम, काफी टाइम अपडेट हुआ, 2004 2012 ऐसे करके ये अपडेट हुआ, जो भी इसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आते रहे उनको एड्रेस करने के लिए, उनको मतलब उनको एड्रेस करने के लिए। उसके बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन। दिस रिफर्स टू व्हेन अ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टेक्स ओवर राइट और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प रिकवर अनपेड लोन्स। ये कहा जा रहा है कि एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, वही सिक्योरिटाइजेशन वाला प्रोसेस, कि जब एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीवी या एसपीई, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लिखते जाना कॉपी इसमें बुक में, नहीं तो टर्म जो है अभी सब समझ में आ रहा है, अभी जब पढ़ने बैठोगे घर पे तो ये याद नहीं होगा रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होती है, समझ रहे हो। टेक ओवर्स राइट और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या ले लेती है, राइट और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प रिकवर अनपेड लोन्स, ठीक है। इनसे राइट ले लेती, इनसे राइट खरीद लेती है कि अब तुमसे लोन से मतलब नहीं, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, सारे लोन्स वगैरह तुम्हारे हम रिकवर करेंगे, क्लियर। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये एसपीवीएसई होती है। अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो और स्पेशलाइज्ड हो इसी बिजनेस को मैनेज करने में, कि बैड डेब्ट्स वगैरह, एनपीए वगैरह वो पहले से रिकवर कर लेती है, मतलब इसी काम को करने में वो मैनेज हो, इसके जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे वो भी इसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हों, क्लियर। बारोअर कौन होता है, बारोअर एनी पर्सन और एंटिटी दैट हैज रिसीव्ड फाइनेंशियल एसेट, जैसे डेटर जो फाइनेंशियल एसेट्स लिए हुए हैं, समझ लो, फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हैज प्रोवाइड सिक्योरिटी लाइक मॉर्टगेज, प्लेज फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, दैट आल्सो इंक्लूड दोज हु टेक द डेप्ट थ्रू सिक्योरिटाइज्ड कंपनी, मतलब एसपीवी या एसपीई से अगर लोन लिया है तो उनको भी इसी कैटेगरी में लाएंगे, क्लियर। बारोअर कौन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर ये प्रोसेस आपने समझा हुआ है तो नीचे वाली जो डिफिनेशंस हैं वो आप लिख लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हो। डिफॉल्ट, दिस अकर्स व्हेन अ बारोअर फेल टू पे बैक डेब्ट, बारोअर पैसा नहीं दे पा रहा है, लीडिंग द लीडर टू क्लासिफाई द लोन एज एनपीए। एनपीए जानते हो ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिससे पैसा वैसा मिलने की उम्मीद खत्म होने लगी। It can also happen if the borrower does not pay debt related to the debt securities after receiving 90 days notice, अगर 90 days की नोटिस
रिसीव होने के बाद भी वो पैसा पे नहीं हो रहा है तो उसको हम डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्लियर? ये 90 डेज वाला पॉइंट मार्क कर लेना, ये याद रखना, इसमें डिफॉल्ट वाले में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। क्लियर? फाइनेंशियल एसेट्स किसे कहते हैं, पढ़ो इसको। कह रहे कोई भी डेप्थ हो या रिसीवेबल्स हो। अच्छा, रिसीवेबल्स और रिसीव्ड में क्या फर्क है? हाँ, रिसीवेबल का मतलब अभी मिलना बाकी है, रिसीव का मतलब हमें मिल चुका है। ठीक है? वेदर सिक्योर्ड और नॉट, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे सिक्योर्ड ना हो, इसमें क्या क्या आता है? क्लेम्स आते हैं, डेप्स आता है, मनी आता है। ठीक है? डेप्ट सिक्योर्ड आता है, सिक्योर्ड वाला भी आता है, मॉर्टेज ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टेज रखा है वो भी आता है, प्लेज भी आता है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो कोई भी राइट रिलेटेड टू डेप्स और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट वगैरह, ये सब तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स में ही आते हैं। सारे एसेट्स ही तो हैं आपके। ठीक है? उसके बाद एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स is a loan or financial account that bank or financial institution has been classified as problematic, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो पैसा आने में उससे। अब इसका क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये सब इंटर में पढ़ चुके हो कंपनी अकाउंट्स में। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? assets have been overdue for a certain period but might be still have some recovery potential, मतलब अभी भी कोई चांसेस हैं कि उससे हमको पैसा रिकवर हो जाएगा। डाउटफुल क्या होता है? कि रिकवरी उससे अनसर्टेन होती है। और लॉस क्या होता है? जिससे कोई भी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन हमारी खत्म हो चुकी है कि रिकवरी होगा भी होगा। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज में कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। इफ बैंक इज रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफिक अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट बॉडी, इट फॉलोज द अथॉरिटीज रूल्स एंड क्लासिफाइंग एसेट्स। अगर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंदर वो बैंक आता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है तो उस स्पेसिफिक अथॉरिटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करेगा। ठीक है? और अगर किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है तो वो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। क्लियर? क्वालिफाइंग बायर ये कौन होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं, इनके आगे अपने समझने के लिए लिख लो ऑब्लिक लगा के, इन्वेस्टर्स। ये टर्म्स हैं अलग अलग, जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ाया है उसी के दूसरे नाम हैं। अभी एक चैप्टर और है बताया था एसएफएम में, सिक्योरिटाइजेशन, पूरा प्रोसेस उसमें भी यही लगेगा, यही सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है? ये जो चार्ट बनाए हो ये यहाँ भी काम आएगा और उसमें भी बनाना पड़ेगा, एसएफएम में भी। और एसएफएम में जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है चैप्टर ये सिक्योरिटाइजेशन, वो बिल्कुल बेकार है। मतलब एग्जाम में 2-4 बार क्वेश्चन आए हैं तो स्टडी मटेरियल से हट के आए हैं। नहीं नहीं, एसएफएम में, एसएफएम में 4 से 6 नंबर का टॉपिक आता है थ्योरी में, हर बार फिक्स है कि थ्योरी आनी ही आनी। और उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो तुमको पढ़ के पूरा प्रोसेस जाना है, ये नहीं देखना है हमारी बुक में खाली इतना दे रखा है तो इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है वो हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में तुमको अलग से पढ़ना है, और जिसमें तुम्हें लिमिटेड ही पढ़ना है स्टडी मटेरियल का ही, वो बता देते हैं यहीं पे रुक जाओ। समझ रहे हो? उस चैप्टर में अलग से हमको चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी जब कराएंगे, नहीं तो थ्योरी छोड़ के जाते हैं सब लोग। समझ रहे हो? और हमारे हिसाब से अगर एक अटेम्प्ट में पास होना है तो एक क्वेश्चन तुम्हें थ्योरी का आना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें 6 महीने में रिटेन नहीं हो पाती कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएं। समझ रहे हो? वो थ्योरी में तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल मतलब जो किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूट समझ लो, जैसे बैंक हो गई, कोई कंपनी हो गई, सब क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं। समझ लो? तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपके जो है उसमें इन्वेस्ट करता है, एसपीवी में इन्वेस्ट करता है, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। जैसे कि आपका बैंक हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गई। ठीक है? इनके अंदर खाली इनकी हल्की हल्की मीनिंग लिखी हुई है। उसके बाद स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके खाली नाम याद करना जरूरी है, पहले बता दें। अब कुछ रजिस्टर्ड इंटिटीज होती हैं, ठीक है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी, जिसको हमने बताया,
दैट आर रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक, ये कुछ नहीं है, वही एसपीवी और एसई जो थी वही एसपीई और एसपीवी, इसको एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऊपर कई बार वर्ड आ चुका है और बार बार हम लिख रहे हैं जिसमें याद हो जाए। दैट आर रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड होती है। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां कुछ होती हैं, ठीक है, दैट इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड, कुछ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे कि देखते हैं ना म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती, ब्रोकरेज फर्म टाइप की, जो कि उनके बिहाफ पे जो है आपका जो है इन्वेस्ट वगैरह करती हैं, म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे या पेंशन के बिहाफ पे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु आर रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेशन के अंदर, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे रजिस्टर्ड हो, फॉरेन की जो बॉडीज हैं कि हम इन्वेस्टर हैं आपके यहाँ के, इंडिया के, मतलब इंडिया के जो आपके ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तब फॉरेन वाले लोग तभी कर सकते हैं जब वो सेबी में रजिस्टर्ड हो। क्लियर? अदर बॉडीज, एनी अदर कॉर्पोरेट एंटिटी स्पेसिफाइड बाय द गवर्निंग बॉडी, और भी कोई कॉर्पोरेट एंटिटी आ सकती है जो कि स्पेसिफाइड हो गवर्निंग बॉडी के अंदर। इसमें देखोगे सारी तुम्हारी कोई भी इंडिविजुअल बंदा नहीं है, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं है, सारे क्या हैं, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसे करके लोग हैं। क्लियर? बाकी ये समरी लिखी हुई है, ये पढ़ सकते हो खुद से। सिक्योरिटाइजेशन यहाँ से चालू होता है। सिक्योरिटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब एसपीवी या एसपीई एक्वायर्स फाइनेंशियल एसेट्स, ये क्या करती है, फाइनेंशियल एसेट्स को ले लेती है, किससे, बैंक से, फ्रॉम एन ओरिजिनेटर, फ्रॉम एन ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कौन होता है, हमारे डेटर्स, ओरिजिनेटर कौन होता है, हमारे डेटर्स, नहीं समझ में आया, भूल जाते हो प्रोसेस। ओरिजिनेटर का मतलब बैंक ही है, सॉरी सॉरी बॉरोवर था, ओरिजिनेटर मतलब बैंक, बैंक से जो हम लोग ले लेते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स बैंक से कौन लेता है, एसपीवी परचेज कर लेता है, ठीक है, सच एज बैंक, दे कैन बी डन बाय रेजिंग फाइनेंस, रेजिंग फाइनेंस का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं उसको, कौन, एआरसी या एसपीवी या एसपीई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं, और किससे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा उससे लेते हैं अपना। द कंपनी कलेक्ट मनी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स, क्वालिफाइड बायर्स कह लो या इनको इन्वेस्टर्स कह लो, कोई दिक्कत है, क्वालिफाइड बायर कह लो चाहे चाहे इन्वेस्टर कह लो, बाई इशूइंग सिक्योरिटी रिसिप्ट, सिक्योरिटी जो ये इशू करते हैं उसके बदले में रिसिप्ट देते हैं, दीज रिसिप्ट रिप्रेजेंटेड शेयर्ड ओनरशिप इन द फाइनेंशियल एसेट्स, इस ये रिसिप्ट क्या शो करते हैं कि उस जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं या फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पे ओनरशिप किसका है, क्वालिफाइड बायर्स का। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो एसपीवी या फिर एसपीई के पास ओनरशिप राइट नहीं है, तो ये जब बेचेंगी तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होंगी, जैसे शेयर्स होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जब शेयर बेचते हैं, क्योंकि उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसको शेयर बेचे, हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हम कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि शेयर हमने खरीदे थे इस कंपनी के, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, उसके ओनरशिप के पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो वो पेपर्स दिए जाते हैं कि आपके पास इतने रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, जिसमें वो लास्ट में क्लेम तो कर सकें। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? ये था इसका बेसिक, यहां तक इसका बेसिक था। अब इसमें देखो अगर हम बेसिक की बात करें तो इसके बियॉन्ड कहीं कुछ पढ़ा है अभी, ये जो हमने चार्ट बनवाया पूरा यही चल रहा है इतनी देर से, चार्ट ही। तो मेन तुमको क्या है, ये चार्ट बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए, तुम लिख लोगे सारी चीजें। अगर तुमको टेक्निकल वर्ड्स नहीं भी आ रहे हैं तो तुम थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में बना के इसके बारे में लिख सकते हो। टेक्निकल वर्ड इसीलिए हमने लिख दिए हैं, ओरिजिनेटर, बारोवर, ऑब्लिगर, ठीक है, एसपीवी, एसपीई या एआरसी भी इसमें लिख लेना, एआरसी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं आपके। यहां तक कोई दिक्कत है बेसिक्स में? अब इसके सेक्शंस चालू होंगे धीरे धीरे करके। अब अगर किसी को अगर एआरसी बनना है,
एआरसी बनना है या इसको एसपीवी कह लें या एसपीई कह लें। क्लियर? किसी को एआरसी बनना है या फिर एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। ये कौन होता है? एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है या स्पेशल पर्पस एंटिटी होता है या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जो कि उसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के लिए रजिस्टर्ड होता है ये आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे लगते हैं। ये बैंक से क्या करता है? उनकी फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करता है और उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर को बेचता है। क्लियर? इतना काम है, इसी को तुम लिख दोगे, नंबर तुमको फुल मिल जाएंगे। ठीक है? तो ऑपरेट का मतलब अगर चलाना है आपको, ऑपरेट करना है एक एआरसी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अ फर्म मस्ट बी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एंड ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किससे लेना पड़ेगा? आरबीआई से। हमने बताया आरबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड होती है, तो आरबीआई से इसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब इसमें कैपिटल वगैरह भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? द कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 करोड़ ओन्ड फंड, खुद का पैसा उसके पास 2 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि इतने हैवी ट्रांजेक्शन करती है, कहीं पे कोई अगर जरूरत पड़ गई, डिफॉल्ट कर दिया, तो इसके पास खुद का पैसा होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत पे ऑफ करने के लिए। और हायर अमाउंट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, 2 करोड़ या हायर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की है, इनिशियल कैपिटल इसके पास। अगर आपको ईआरसी में आना है तो आपके पास कैपिटल 2 करोड़ की होनी चाहिए, कोई भी लॉसेस नहीं होनी चाहिए। द कंपनी शुड नॉट हैव इनकर्ड लॉसेस एट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर तक इसके पास कोई भी लॉसेस नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारे बुक में लिखा है, इनिशियल रिक्वायरमेंट ऐसे करके नहीं लिखा है, पूरा पैराग्राफ में लिखा है, हमने इसको तोड़ दिया है। क्लियर? जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल में हो ऐसे नहीं लिखा है, तो तुम एग्जाम में पढ़ोगे मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ की होनी चाहिए, नो लॉसेस होने चाहिए 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, ऐसे मार्किंग करनी है। समझ लो? तो तुम्हारा बहुत ही जल्दी जल्दी ये कवर होता जाएगा, एक पेज बहुत जल्दी पढ़ लोगे। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब कि ये तुम एआरसी वाले बिजनेस में आ तो रहे हो, तुमको यही नहीं पता है कि बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस इन द सेंस, इसका मेन काम क्या होगा? वो जो बोरोवर होंगे उनसे पैसा निकलवाना। तो इसके पास एक प्लान होना चाहिए कि बोरोवर से पैसा कैसे निकलवाया जाएगा। समझ लो? तो क्या लिखा है? द कंपनी मस्ट हैव अ प्लान टू इफेक्टिवली मैनेज एंड रिकवर द फाइनेंशियल एसेट्स इट एक्वायर्स, उसके पास एक फाइनेंशियल एसेट्स रिकवर करवाने का प्लान होना चाहिए। एसेट खरीदना है? नहीं, देखो, बैंक का रिकवर कराने का काम खत्म हो जाता है। बैंक जो है जब इसको बेचता है तो बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई लॉस वॉस हुआ तो बैंक उसमें, 2 चीजें होती हैं इसमें, अभी आगे पढ़ोगे कि उसके अगर पूरी तरीके से उसको बेच दिया गया तो बैंक का फिर कोई राइट नहीं रहता है, और अगर बैंक ने लिख के दिया है कि अभी भी हमारा प्राइमरी राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ होता है कि बैंक का राइट है या नहीं। ठीक है? तो इसमें ये रहता है कि एसपीबी का ये पूरा सिस्टम रहता है कि वो पैसे को कैसे रिकवर करवाए, क्योंकि बैंक को उसने पैसा दे दिया, बैंक को डिस्काउंटेड प्राइस पे पैसा दिया, अब वो उससे कमाएगी तो वो किस चीज का पैसा ले रही है। ठीक है? रिकवरी का प्लान उसके पास हो, रिकवर करवाए, उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पे आउट करें। दोनों तरीके हो सकते हैं, हो सकता है जो बारोवर है वो डायरेक्टली बैंक को पे करे या एसपीवी को पे करे, दोनों केस में वो पैसा इन्वेस्टर तक पहुंचेगा। ठीक है? रिकवरी का प्लान वगैरह जो रिकवरी वाली चीजें होती हैं वो एसपीवी को हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन ये नहीं कहा सिर्फ एसपीवी को हैंडल करनी पड़ती हैं, बैंक का भी इंटरफेरेंस रहता है इसमें। क्लियर? financial obligation, it should be capable of paying return and remedying investment by the made by the qualified buyer on time। जो बायर वगैरह आ रहे हैं, बायर वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? रेमेडीज होनी चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो कैसे निकलेगा, और उस पर जो रिटर्न का इन लोगों ने वादा किया है वो रिटर्न कैसे निकलेगा। रिटर्न का बोला था हमने, इन्वेस्टर क्यों आपको पैसा देंगे, उनको रिटर्न मिलेगा उस पर। ठीक है? जैसे कि बैंक से हमने बताया 10 करोड़ का पैसा है, उसने कुछ कम में खरीदा, सिक्योरिटीज इशू करी, उस पर रिटर्न भी लगाया, तब भी वो 10 करोड़ के अंदर ही चीजें जा रही हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत पैसा एसपीवी भी तो कमाएगा इसमें।
मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डायरेक्टर, द डायरेक्टर मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन। हमने कहा इसके जो बंदे होंगे वो इसी चीज में माहिर होने चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह में। तो पहले से उनका जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, जैसे तुमसे पूछते नहीं कोई जीएसटी का अगर प्रोफाइल है, तुमको जॉब में उसमें गए हो, पूछते हैं जीएसटी में पहले काम कर चुके हो, किसी कंपनी में की हो कि फर्म में की हो, ऐसे पूछते हैं। वैसे ही जहां जब डायरेक्टर में जाओगे तुमसे पूछेंगे पहले कभी सिक्योरिटाइजेशन किए हो, पहले कभी एसेट्स का मैनेजमेंट किए हो, तब तुमको यहाँ पे एंट्री मिलती है। ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही डायरेक्टर यहाँ पे जो है अपॉइंट किए जाएंगे जिनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, मतलब कि जिस फील्ड में काम हो रहा है उस फील्ड के ही बंदे लिए जाएंगे। क्लियर? नो क्रिमिनल ऑफेंस, कह रहे हैं जो भी यहाँ के डायरेक्टर होंगे उनकी हिस्ट्री में कोई भी क्रिमिनल कन्वेंशन या फिर मोरल कंडक्ट, उन्होंने किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधि वगैरह ना की हो। क्लियर? Fit sponsor, the sponsor founders of the company must meet specific criteria set by RBI। तो उसके स्पॉन्सर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं एसपीवी में, या एसपीवी के एक तरीके से कह लो ओनर्स। ठीक है, ओनर टाइप के बंदे जो होते हैं, इस ये आरबीआई की कुछ सेट जो है क्राइटेरिया होती है उसको फुलफिल करनी चाहिए। अब सेट क्राइटेरिया इसमें नहीं दे रखा है। कंप्लाइंसेस, द एआरसी मस्ट अधेयर एंड प्रूडेंटल नॉर्म्स सेट बाय आरबीआई। आरबीआई के भी जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे एआरसी फॉलो करेगी। इट मस्ट कंप्लाई विद द एनी अदर गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। आरबीआई के जितने भी गाइडलाइंस वगैरह होंगे, टाइम टू टाइम जो आती नहीं रहती गाइडलाइन, रूल्स होती हैं जो एक साथ बनाए जाते हैं, गाइडलाइन टाइम टू टाइम आती रहती है कि आज ये गाइडलाइन है, आज से ये नहीं होगा, कल से वो नहीं होगा, ये सारी गाइडलाइन। आरबीआई अथॉरिटी, द आरबीआई हैज पावर टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन। अगर आरबीआई चाहे कोई भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन लगा सकती है ऑन द एआरसी एज नेसेसरी, जो भी जरूरी समझती है एआरसी के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन की तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसे करके वो बाद में भी एआरसी बनने के बाद भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, आगे चेंज रिक्वायरिंग अप्रूवल्स, पढ़ो इसको। अगर आपको चेंज करना है कुछ भी, जैसे आपको मैनेजर चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करना है, तो आपको किससे? आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर? क्या लिखा है? एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंट, जिसको ना पता ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चेंजेस कर रहे हो, सिग्निफिकेंस चेंजेस कर रहे हो मैनेजमेंट में, सच एज अपॉइंटिंग न्यू डायरेक्टर, अगर नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो या फिर सीईओ को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप किसकी अप्रूवल लोगे? आरबीआई की। आरबीआई की बिना अप्रूवल के अपने यहाँ बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते हो। चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज कर रहे हैं अपना, तो उसके लिए भी किसकी परमिशन चाहिए? आरबीआई की। अगर कंपनी का नेम चेंज कर रहे हो उसके लिए भी किसकी चाहिए अप्रूवल? आरबीआई की। ये तीन चीजें हैं जिसके लिए आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल ही समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे ज्यादा तुम्हारी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। बुक का 100% कवरेज इसमें है, तो तुमको खाली ये जो हम चीजें मार्क कर रहे हैं इन पे अगर ध्यान दोगे कीवर्ड्स पे, तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सब्सटेंशियल चेंजेस, द आरबीआई विल डिटरमाइन वेदर द मैनेजमेंट चेंज इज सब्सटेंशियल विच इंक्लूड चेंजेस इन शेयर ओनरशिप, स्पॉन्सरशिप और बिजनेसेस। कह रहे हैं जो चेंजेस हो रहा है सब्सटेंशियल है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट करना ही जरूरी था इन चेंजेस को, या अननेसेसरी में किए गए हैं, मतलब जिससे कोई हमारे ओनरशिप, स्पॉन्सरशिप या बिजनेस ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो ये आपके थे जो एआरसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? सबसे पहले मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी लॉसेस 3 साल में नहीं होना चाहिए, उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, उसके बाद पूरा प्लान होना चाहिए कि वो कैसे रियलाइजेशन वगैरह करेगा एसेट्स का, उसके बाद फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो क्वालिफाइड बायर वगैरह को आप इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा वो होना चाहिए कि आप उस पैसे को कैसे इन्वेस्टर को चुकाएंगे, उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो उसको कहें रिटर्न वो कैसे देंगे। उसके बाद मैनेजमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उसके पास फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन या एसेट्स मैनेजमेंट का प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल या मोरल कंडक्ट क्रिमिनल एक्टिविटी आप ना किए हो, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो आरबीआई की दी गई हैं स्पॉन्सरशिप के लिए वो आप फुलफिल कर रहे हैं। जो भी
रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई ने बनाए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई गाइडलाइन अगर आरबीआई टाइम टू टाइम ला रही है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अगर चाहे आरबीआई तो एआरसी के ऊपर लगा सकता है। अगर आप सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, नया डायरेक्टर या नया सीईओ ला रहे हैं, या तो अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या तो कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, तो आपको इन तीनों केसेस में आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हमने क्या किया, खाली कीवर्ड्स को पढ़ा तो पूरा समझ में आ रहा होगा खाली कीवर्ड से। तो तुमको जो हमने मार्क किया है वो कीवर्ड पे वही तुमको खाली पढ़ना है एग्जाम में। टफ है नहीं ना, इजी, बहुत इजी। क्या चीज? हम्म इसमें पूरा है कि जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मतलब कितनी, ये रजिस्ट्रेशन किया नहीं जा रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन, हाँ बुकी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, समझ लो। ये है एक कि एआरसी फॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या मिनिमम जो रेगुलेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब लॉ क्या कौन कौन सा आपको फॉलो करना है, ये चीजें लिखी गई हैं। टॉपिक रजिस्ट्रेशन है पूरा तुम्हारा बुक का है, उसी से सारी चीजें अलग कर करके हेडिंगों में काट के बनी। पर देख लेना एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताना। इसको एक बार रीड कर लो जो ऊपर वाला पढ़ाए हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। ये सब जो चैप्टर है तुम्हारे में सब, ये मत समझो कि सिक्योरिटाइजेशन पूरा दे रखा है। इनकम्प्लीट चैप्टर्स दे रखे हैं पूरे इकोनॉमिक लॉ में, मतलब जितना बेयर एक्ट है पूरा नहीं दे रखा है। इसीलिए देखोगे कि तुरंत रजिस्ट्रेशन आया तुरंत कैंसिलेशन आ गया, समझ लो। बहुत सारे सेक्शंस हैं इनमें सब में, अगर एमसीए पे जाके देखोगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो सारी अपने सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने की नीड भी नहीं है। एक टीचर थे, वो जो है पूरा बेयर एक्ट पढ़ाते थे, समझे। वो एक एक चैप्टर मान लो 3 पेज का दे रखा है, उनका 20 पेज का वो चैप्टर बुक में, समझ लो। दो दो चार लोग मतलब उसको परचेज किए क्लास को, फिर कंप्लेन किए तो कहने लगे पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो, समझ लो। हम दूसरी क्लास थोड़ा ना रिकॉर्ड करके डालेंगे, चले हमने पूरा तुमको इनडेप्थ नॉलेज देने के लिए वो चैप्टर। बच्चा क्या करता है, इनडेप्थ नॉलेज वो एग्जाम में ले ही नहीं जा पाएगा, तो एक ही चैप्टर पढ़ के पेपर देना उसको। चैप्टर छोटे छोटे इसीलिए बनाए गए क्योंकि उन्होंने 10 चैप्टर डाल रखे हैं। अगर उनको बड़े बड़े बनाने होते तो केवल 3-4 चैप्टर डालते हैं, समझ लो, 10-10 नंबर का एक चैप्टर, तब वो होता 20 पेज 25 पेज है तो वो वर्थ इट है। अब वो 3-3 4-4 पेज का डाल रहा है, 5 पेज का है, 7 पेज का है, 5 नंबर का है, जिस हिसाब से मार्क्स उस हिसाब से उससे उसका कंटेंट, तो उस कंटेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना, ये चीजें होती हैं। कैंसिलेशन पढ़ लिया, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR बोलते हैं। द रिजर्व बैंक RBI कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एन ARC अंडर द सर्टेन कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इशू, अगर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर थे उनसे आपको पैसा आना बंद हो जाए, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए, तो एक देखोगे वो प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा, तो उस केस में सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। जैसे ये इन्वेस्टर से पैसा वैसा निकलवाने का काम होता है, ये मेन ARC ही करती है, SPV।
इन्वेस्टर को समझाना, जैसे शार्क टैंक में देखते हैं ना, आगे आके अपने बिजनेस की पिच देते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, वैसे ही वो लोग भी इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, इन्वेस्टर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर एआरसी वो काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब उस एआरसी का या तो मैनेजमेंट नहीं अच्छा है, ठीक है, या तो जो बैंक वगैरह जिसके बैंक से उसने परचेज किए हैं उसमें लॉसेज वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। दोनों चीजों में उसको क्या होगा, उसका सर्टिफिकेट कैंसिलेशन की उसमें आ जाएगा कगार में, क्योंकि उसका बिजनेस ही नहीं होगा। क्लियर? बिजनेस ऑपरेशन, एआरसी सीजेस टू ऑपरेट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन, कह रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन वाला बिजनेस ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन वाला बिजनेस ही करना बंद कर दिया है, सीज कर दिया है, रुक गया है। नॉन कंप्लाइंसेस, एआरसी फेल्स टू मीट द कंडीशन सेट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रेशन के दौरान अभी आपने जो कंडीशंस पढ़ी हैं कि उसको मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, कोई क्राइम ना किया हो, उनमें में से कोई भी कंडीशन वो पूरी ना कर रही हो। जो रजिस्ट्रेशन के समय सारी कंडीशन सेट की गई हैं उनको वो मीट ना कर पा रही हो अब, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फेलियर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट, द कंपनी डज नॉट मीट स्पेसिफिक आउटलाइन इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कौन सा है? ये मैनेजमेंट की जो क्वालिफिकेशन है इनको ना पूरा कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैनेजमेंट की जो क्वालिफिकेशन है ये ना पूरा अगर कर रहा हो तब भी उसको जो है कर दिया जा सकता है, उसका जो क्या बोलते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो सकता है। उसके बाद इग्नोरिंग आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई कोई डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है कि ऐसे काम करो वैसे करो, और वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है। अकाउंटिंग इशू, द आईआरसी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, अगर प्रॉपर अकाउंट्स नहीं, मतलब कि प्रॉपर आरबीआई को पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रहा है अपने अकाउंट्स का मेंटेन करके, तो आरबीआई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। इंस्पेक्शन प्रॉब्लम, द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग आरबीआई इंस्पेक्शन, आरबीआई जो इंस्पेक्ट कर रही है तो उस केस में जो उसको नेसेसरी चीजें चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, नेसेसरी पेपर्स चाहिए या किसी बंदे से वो पूछताछ कर रहा है वो नहीं बता रहा है चीजें, ऐसी चीजें। मैनेजमेंट चेंज हुआ है बिना आरबीआई के अप्रूवल के, आरबीआई से पूछा ही नहीं गया और मैनेजमेंट चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेनली अगर देखोगे तो ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन पढ़ी थी उन्हीं कंडीशन को उल्टा कर दिया गया है, खाली दो चार नहीं है कि इंस्पेक्शन अकाउंटिंग ये वाली चीजें, बाकी वही वाली तुम्हारी चीजें अगर फॉलो नहीं हो रही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, पहली कंडीशन में तो तुम वो सारे पॉइंट्स लिख के कह सकते हो कि अगर इनमें में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आरबीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हुई थी। बाकी एडिशनल में दो तीन चीजें और लिख सकते हो, जैसे एडिशनल में तुम्हारे दो पॉइंट हमें दिख रही हैं 6 और 7, अकाउंटिंग एंड इंस्पेक्शन, वो ऊपर नहीं था, समझ लो, उसको एडिशनली पढ़ सकते हो तो इजी हो जाएगा। नोटिस बिफोर कैंसिलेशन, बिफोर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन द आरबीआई मस्ट गिव द एआरसी ऑन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द इशू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड, मतलब उसको एक मौका देना चाहिए कि जो भी इशू आए हैं जिसकी वजह से उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है उसको सुधारने का एक मौका देना चाहिए। दिस इंश्योर दैट द कंपनी हैज अ चांस टू एड्रेस एनी प्रॉब्लम बिफोर फेसिंग कैंसिलेशन, कैंसिलेशन फेस करने से पहले उसको एड्रेस करने, उस पर अपना व्यू देने के लिए कि क्यों उसने उसको कंप्लाई नहीं किया, इसका एक मौका देना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको भी एक बार रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सेक्शन 3 सेक्शन 4, अब आते हैं सेक्शन 5 पे इसके बाद में। ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, अगर ऊपर वाला चार्ट ना समझते, बहुत टेक्निकल था, समझ में नहीं आता है इसमें। नाम किसका चेंज हुआ? देखो 2-3 टर्म है अभी, लास्ट में जो आएगा वो हम तुमको बता देंगे। एआरसी है, एसपीवी है, एसपीई है, क्वालिफाइड बायर है, इन्वेस्टर है। क्वालिफाइड बायर इन्वेस्टर होते हैं तुम्हारे, क्वालिफाइड बायर इन्वेस्टर्स होते हैं। कहाँ दिखाओ, कहाँ कहाँ पॉइंट बताओ हमें कौन सा? अच्छा ऊपर डिफिनेशंस में कहाँ?
हम्म बताया कि कौन कौन क्वालिफाई करा सकता है। अब देखिए पहला कौन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फिर रजिस्टर्ड एंटिटीज है, फिर एआरसी है। नहीं, ये क्वालिफाइड बायर जो है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहीं तक है। उसके बाद कुछ रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, एआरसी यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वालिफाइड बायर तुम्हारे इन्वेस्टर्स होते हैं, समझे। एआरसी इसलिए लिखा गया है कि एआरसी समझ लो एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं, जो मतलब बैंक से चीजें खरीदती हैं, तो उनको भी एज अ, अगर इंटिटी के फॉर्म में देखा जाए तो उनको इन्वेस्टर बताया गया है। इंटिटी के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो उनको इन्वेस्टर बताया गया है यहाँ पे। बाकी जो तुम्हारे क्वालिफाइड बायर होते हैं उनको तुम्हें इन्वेस्टर मान के चलना है यहाँ पे पूरे चैप्टर में। समझ लो, दिमाग में बैठा लो ये सारे पॉइंट्स जो डिफिनेशन वाले हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। कहाँ तक हुआ था सेक्शन, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन एआरसी कैन एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ अदर एग्रीमेंट्स और लॉज इश्यूइंग सिक्योरिटीज। इसमें प्रोसेस ही दे रखा है पूरा। एआरसी कैन इशू डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या सिमिलर सिक्योरिटीज। एआरसी क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे बताया था मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उन्हीं का एग्जांपल दे रखा है कि चाहे वो डिवेंचर के फॉर्म में इशू करें, बॉन्ड्स के फॉर्म में इशू करें, या सिमिलर सिक्योरिटीज, इनसे ही रिलेटेड कोई सिमिलर सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी इशू कर दे सकती हैं टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सचेंज फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स। द टर्म ऑफ दिस एक्सचेंज आर एग्रीड अपॉन द बोथ द पार्टीज। ये जो टर्म है कि आप डिवेंचर दे रहे हैं, बॉन्ड दे रहे हैं, या कोई अदर सिक्योरिटीज दे रहे हैं, ये दोनों पार्टी मतलब परचेजर और सेलर दोनों एग्री होने चाहिए। मतलब जो एसपीवी दे रही है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर वगैरह परचेज कर रहा है, ये दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए कि हाँ हम ये डिवेंचर्स ले रहे हैं आपसे, बॉन्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। एग्रीमेंट अल्टरनेटली एआरसी कैन इंटर इनटू एग्रीमेंट विद बैंक टू डायरेक्टली ट्रांसफर फाइनेंशियल एसेट्स। कह रहे हैं बैंक से एक एग्रीमेंट कर सकती है कि वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे फाइनेंशियल एसेट टू देम, अगेन बेस्ड ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स मतलब रेट वगैरह, कितने पे देंगे, कितने पे लेंगे, पैसा कितने दिन में लेंगे, समझ रहे हो। ये म्यूचुअली एग्रीड कुछ टर्म्स होंगी, उनपे एआरसी क्या कहेंगी कि बैंक से आप डायरेक्टली हमको पैसा, फाइनेंशियल एसेट्स अपनी ट्रांसफर कर दीजिए। प्रोसेस ही तो चल रहा है ये जो ऊपर पढ़ाया था हमने, कि बैंक, एआरसी क्या करेगी, बैंक से उसकी फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लेगी, दोनों लोग अपनी आपस में बैठ के सेटलमेंट करेंगे, जिसको एग्रीमेंट बताया गया, म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स। दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, एआरसी और बैंक, और जिस पे सेट हो गई बात उस पे खरीद लिया जाएगा। क्लियर। exemption from stamp duty. Any document related to acquisition of these financial assets by the ARC are exempt from the stamp duty. कह रहे हैं जो ट्रांसफर का जो क्या बोलते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर की जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इससे कौन एग्जेम्प्ट है, एआरसी। क्योंकि आरबीआई चल रहा है, पूरा गवर्नमेंटेड है। एआरसी क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, आरबीआई चला रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। एज स्पेसिफाइड बाय द इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट में लिखा है कि एआरसी एग्जेम्प्ट है। दिस मीन्स देयर इज नो एक्स्ट्रा टैक्स नीड टू पेड ऑन द दीज ट्रांजेक्शन। इस पे कोई टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा में जो स्टैम्प ड्यूटी पे होता वो पे नहीं होगा। मेकिंग द प्रोसेस स्मूदर फॉर एआरसी, एआरसी के लिए प्रोसेस स्मूदर बना दिया जाता है क्योंकि इस पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। यहां तक कोई दिक्कत। इसमें अगर देखोगे दोनों पॉइंट्स में तुम्हारा ऊपर जो प्रोसेस था वही बताया गया है कि आरसी क्या करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सच एज डिवेंचर, बॉन्ड या सिमिलर सिक्योरिटी में इशू कर देती है किसको, इन्वेस्टर्स वगैरह को। दोनों पार्टी एग्री होने चाहिए एक्सचेंज वाली टर्म पे, मतलब जो पैसा रुपया दिया जा रहा है, इन्वेस्टर कितना दे रहा है, ठीक है, उस पर कितना रिटर्न दिया जा रहा है, इस पे एग्री होंगे। एग्रीमेंट क्या मतलब, बैंक और एआरसी एग्रीमेंट करेगी कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं आप हमको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होगा, जो भी पैसे रुपए का लेन देन कितने पे हो रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड कर लेंगे। एग्जाम्पशन रहेगा इनका स्टैम्प ड्यूटी से कि ये जो एक्विजिशन है फाइनेंशियल एसेट्स का, जो एआरसी बैंक ट्रांसफर कर रहा है एआरसी का, इस पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। कहाँ कहीं भी देखोगे तुम, अभी कंपनी लॉ पढ़ोगे तो कंपनी लॉ में भी तुम देखोगे गवर्नमेंट अपना फंसने वाला या अपना एक्सपेंसेस वाले किसी रेगुलेशन में अपने आप को नहीं डालती। समझ लो, अभी पढ़ो कितनी सारी चीजें पढ़ोगे, ये इनके ऊपर लगता है, इनके ऊपर लगता है, ये इनके ऊपर नीचे लिखा होगा एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट कंपनी, एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट कंपनी। समझ लो, पूरी कंपनी लॉ में तुम देखोगे दो ही चार जगह हैं जहां गवर्नमेंट कंपनी को इंक्लूड करके उनके ऊपर कुछ लगाया गया है।
नहीं तो सारी जगह एग्जेम्प्टेड फॉर जो है गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, यही सब चलती आएंगी। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हम एग्जाम्पशन वाला पॉइंट ही पढ़ना बंद कर दिए थे जब पढ़ते थे, तो वही तो लिखना है। मेजर्स फॉर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन, मेजर्स का मतलब कैसे वो पैसा अपना रिकवर करेगी, ये सब बताया गया। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कैन टेक वेरियस एक्शन टू हेल्प रिकवर डेब्ट्स फ्रॉम बारोवर्स, बारोवर से डेप्ट रिकवर करने के लिए बहुत से स्टेप्स वो ले सकती है। कौन कौन से हैं? जो हमने बताया था कि मैनेजमेंट चेंज कर सकती है उसका, ठीक है। एआरसी कैन टेक ओवर और चेंज, टेक ओवर कर सकती है या तो चेंज कर सकती है क्या, मैनेजमेंट ऑफ द बारोवर्स बिजनेस, बारोवर के बिजनेस को, और उसके ये किस लिए करती है कि उसका ऑपरेशन इंप्रूव हो पाए, कामकाज अच्छा हो पाए उसके बिजनेस का, तो पैसा जनरेट करेगा तो हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। क्लियर? सेल और लीज, दे कैन सेल और लीज पार्ट और ऑल ऑफ द बारोवर्स बिजनेस टू रिकवर्ड फंड, उसके बिजनेस को सेल कर सकते हैं या लीज वगैरह पे दे सकते हैं, रेंट वगैरह पे दे सकते हैं, जिससे कि जब तक उसका पैसा ना रिकवर हो जाए वो लीज पे रहेगी। या तो सेल कर दिया उसका कोई पार्ट, हो सकता है 10 करोड़ का लोन हो और 50 करोड़ का बिजनेस हो, तो 20% ऑफ द बिजनेस उसका सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लिया। क्लियर? डेप्ट रिशेड्यूलिंग, एआरसी कैन rearrange the payment schedule for the debt owned by the borrower, making it easier them to pay back। कोई पैसा नहीं दे पा रहा है, मान लो उसकी डेट्स लगी हुई है जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे मंथ ऑन मंथ पे करना है, तो क्या करते हैं, उसके बाद पैसा नहीं है तो उसका रीशेड्यूल कर देते हैं पेमेंट का, कि आपकी हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, जो पैसा 6 महीने में देना था वो 8 महीने या आप 10 महीने में आप देंगे, ठीक है। तो उसका रीशेड्यूल पेमेंट कर दिया, जिससे उसको पेमेंट करने में ईजियर हो, मतलब आसानी हो। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दे कैन इन्फोर्स देयर राइट टू सिक्योर्ड एसेट्स एज अलाउड बाय द लॉ, ये लोग इन्फोर्स का मतलब चेंज करा सकते हैं अपने राइट्स को सिक्योर्ड एसेट्स में, अगर लॉ के द्वारा वो अलाउ किया गया है। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, एआरसी कैन निगोशिएट एंड सेटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स विद द बारोवर, बारोवर के साथ वो सेटल कर सकता है आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स एंड निगोशिएट कर सकता है उस पर। निगोशिएट का मतलब हो सकता है बारोवर हमारा लॉस एसेट्स होने जा रहा है, समझना यहाँ पे, बारोवर एक भी रुपया पे नहीं कर रहा है, काफी टाइम हो गए हैं, तो एआरसी उसके साथ सेटलमेंट कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है। निगोशिएट का मतलब तुम कह रहा है तुम्हारा 10 करोड़ है यार, तुम 9 ही करोड़ दे दो, एआरसी सोच रही है लॉस होने से अच्छा है 9 करोड़ ही रिकवर हो जाए, तो उसके साथ क्या सेटलमेंट किया जा रहा है बैठ के, नहीं कुछ दे, 8 करोड़ भी नहीं दे पा रहा है, 7 करोड़ दे दो, क्योंकि वो पैसा पूरा लॉस, पूरा बैड डेब्ट में जाने वाला है, तो उसके साथ बैठ के सेटलमेंट किया जाता है, उसको समझाया जाता है, अरे तुम धीरे धीरे करके दे देना, 1 साल बाद दे देना, पैसा तो दो तुम। वो कह रहा हम अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करने जा रहे हैं, अब मिलना कोर्ट में, तुम कोर्ट ही से लेना पैसे, ऐसे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो उसको समझाया जाता है, उसके साथ निगोशिएट किया जाता है कि आप कितना दे पा रहे हैं अभी, कितना दे पाएंगे बाद में, धीरे धीरे करके हम पैसा आपसे रिकवर कर लेंगे, ऐसे करके। टेक पोजीशंस, they have authority to take possession of the secured assets following legal procedure, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके सिक्योर्ड एसेट्स का भी वो पोजीशन ले सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी कन्वर्जन, किसी ने इक्विटी लिया है डेप्ट में कन्वर्जन किया जा सकता है, और किसी ने डेप्ट लिया है तो इक्विटी में कन्वर्ट उसको किया जा सकता है। मान लो किसी जिसका हम यहाँ पे निगोशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यही बंदा जो है डेप्ट ले रखा है हमसे, एग्जाम्पल गलत बैठ जाएगा, हाँ, हमको जो है पैसा ये नहीं दे पा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने कहा तुम अपने बिजनेस को 100% हमें 100% इक्विटी या 50% इक्विटी हमें ट्रांसफर कर दो, समझ लो, तो उसके बिजनेस में 50% हक हमारा है, 50% स्टेक हमारा है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? हमने कहा कि किसी से हमने उसको डिवेंचर इशू किया हुआ है, डेप्ट इशू किया हुआ है, डेप्ट पे बिजनेस में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, हमको केवल जो ईयरली इंटरेस्ट, मान लो 8% वाले डिवेंचर हुए हैं, 12% वाले हुए हैं, वो मुझे केवल मिलता है। हमने क्या किया, हमने वो डेप्ट ना तो इसका इंटरेस्ट दे पा रहा है, ना तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट दे पा रहा है मैच्योरिटी पे जो देना चाहिए। क्लियर? तो हमने कहा कि तुम डिवेंचर हटाओ, तुम पैसा नहीं दे पाओगे डिवेंचर का, 5 साल से तुम्हारा सब बाकी चल रहा है, तुम अपनी कंपनी के 60% 50% हमको इक्विटी शेयर्स दे दो। इक्विटी शेयर्स का क्या मतलब, बिजनेस में हमारा कंट्रोलिंग स्टेक है 50-60% का, क्या मतलब होगा
कि हमारे पास मेजर स्टेक है, हम कंपनी में मेजर डिसीजन हम ही लेंगे, समझ लो 50% से ऊपर अगर होता है तो कंपनी के मेजर डिसीजन हम ही लेंगे, तो उसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं डेब्ट से इक्विटी में, यही बात लिखी गई है, डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन। क्लियर? कोई डाउट? आरबीआई रूल, आरबीआई का रोल क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द पॉलिसीज, इशू गाइडलाइन फॉर हाउ एआरसी सेल मैनेज द दिस प्रोसेस। ये हमेशा गाइडलाइन वगैरह इशू करती रहेगी एआरसी को कैसे इन प्रोसेसेस को मैनेज करना चाहिए, इंक्लूडिंग ओवरसीज द मैनेजमेंट ऑफ द बारोवर्स बिजनेस, बारोवर के बिजनेस को जो है मैनेज कैसे करना चाहिए, उस पर जो है जजमेंट देना, एंड डिटरमाइनिंग एनी अप्लीकेबल फीस, और कोई अप्लीकेबल फीस वगैरह भी इस पर अगर लगती है वो भी लगाएगी। ARCs must follow the direction provided by the RBI. These assets reconstruction efforts, जो भी RBI के द्वारा लॉ वगैरह बनाए जाएंगे, डायरेक्शन दिए जाएंगे, वो सारे इसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें समझ में आया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 9 हमें लगता है, पढ़ लो इसको एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं बैठे हैं सामने। अदर फंक्शंस ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? एक एजेंट का काम करती है रिकवरी के लिए, बैंक के लिए। जैसे अभी तुम्ही ने पूछा था कि एआरसी क्यों रिकवरी कर रही है, यही पूछा था ना सर? एआरसी बैंक का समझ लो एजेंट होती है, एजेंट की तरीके ये इनसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि हमारे बैंक कहती है हमारे पास इतना समय नहीं कि हम रिकवरी करें, रिकवरी भी तुम्ही को करनी है, तो एआरसी क्या करती है? एजेंट की तरीके काम करती है एआरसी का। एआरसी कैन एक्ट एजेंट्स फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हेल्प रिकवर डेब्ट्स फ्रॉम द बारोवर्स, बारोवर से डेब्ट वगैरह रिकवर करने के लिए एजेंट का काम करती है। दे डू दिस फॉर फी दैट दोज पार्टीज एग्रीड अपॉन। कह रहे हैं कुछ फीस वगैरह एआरसी ये चार्ज करती है इसके लिए अलग से, कि इस फीस पे हम तुम्हारा पैसा भी रिकवर करा देंगे, बढ़िया गुंडे मवाली रखते हैं, जाके बढ़िया बारोवर को यूं खींच के यूं कॉलर उठा देते हैं उनका, देखते हैं ना कभी यूट्यूब वगैरह पे काफी सारे रिकवरी के वीडियो आते रहते हैं, समझ रहे हो? उस टाइप के। मैनेजर रोल, ARC can serve as a manager in specific cases at outlines in another section of the law for the mutual agreed। ये एक प्रकार का मैनेजमेंट का रोल भी करती है। मैनेजमेंट का मतलब रिकवरी का कर लिया, उनकी एसेट्स को सब सजा के उनको दे रहे हैं, ये सारे काम भी करती है। रिसीवर रोल, इफ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ARC कैन एक्ट एज अ रिसीवर टू मैनेज द एसेट्स। रिसीवर का मतलब हमने बताया कि एक है कि बैंक को डायरेक्ट पैसा देगा, एक है एआरसी को डायरेक्ट पैसा देगा बारोवर, तो ये कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी या तो बैंक ये हक देगा उसको, हमने बताया कि आप हमारे बिहाफ से बारोवर से पैसा ले सकते हैं। क्लियर? आगे, लिमिटेशन ऑन बिजनेस एक्टिविटी, एआरसी दैट आर रजिस्टर्ड गेट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेसेस अदर देन सिक्योरिटाइजेशन और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई अदर बिजनेस करना चाहता है सिक्योरिटाइजेशन के अलावा, तो उसके लिए उसको आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ एन एआरसी वाज इन्वॉल्व्ड इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस बिफोर द लॉ कम इनटू फोर्स, मतलब सरफासी आने से पहले एआरसी कोई थी, कंपनी थी कोई जो दूसरे बिजनेसेस भी करती थी, इट मस्ट बी स्टॉप दोज एक्टिविटी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ लॉ। जब से ये लॉ आया है 2002 में, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको वो सारी एक्टिविटीज बंद करनी पड़ेगी, खाली आरसी वाले काम वो कर सकती है। क्लियर? RBI oversight, the RBI can require information from ARC, conduct audit, inspects their operation। मतलब ARC सारी इंफॉर्मेशन लेगी, ऑडिट उसके कराएगी, इंस्पेक्ट कराएगी उसके अकाउंट्स वगैरह को कि सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारा काम लिमिटेशन एंड रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। RBI also set policies, issue guideline, ARC must फॉलो देयर फंक्शन। ये सारी चीजें ऊपर पढ़ चुके हो कि पॉलिसी और गाइडलाइन जो आरबीआई वगैरह देगी उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा दे रखा है, सिंपल सा है सर इतना सब्जेक्ट। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, यही था ना? हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन या एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन और एनी अनपेड अमाउंट्स, या कोई अनपेड अमाउंट्स में कोई डिस्प्यूट हो रहा है जो इन्वेस्टर को हम इशू करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट,
between the parties such as bank, financial institution, assets reconstruction या companies या qualified institutional buyer। मतलब जितनी भी पार्टीज हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, द डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू द, क्या लिखा है, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन ये बताया था हमने, एक बिचौनिए का काम करता है, दोनों पार्टीज को समझा के इन पे जो है जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होता है वो लिया जाता है। दिस प्रोसेस फॉलो द गाइडलाइन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। ये एक्ट के अंदर गवर्न करता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सेक्शन 11 से। फालतू का सेक्शन लिखा है कि अगर इन पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होगा, बस यही है इसका क्रक्स। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसको पढ़ो। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी डिटेल्स, सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेक्शन 13, इसमें क्या बताया गया कि ये सेक्शन बताता है कि कैसे हाउ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लाइक बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, कैन इन्फ्योर्स देयर राइट्स ओवर सिक्योर्ड एसेट्स विदाउट नीडिंग टू गोइंग कोर्ट। मतलब बिना कोर्ट जाए अपने पैसा कैसे निकालना, कैसे उसको सेटलमेंट करवाना, ये सारी चीजें बताई गई। इन्फोर्समेंट विदाउट कोर्ट, सिक्योर क्रेडिटर्स मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इन्फ्योर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट डायरेक्टली एज अलाउड बाय द एक्ट, जो कि सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में जैसे बोला गया है वैसे करवा सकते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद डिफॉल्ट बाय बारोवर, बारोवर कौन था, जो हमारे डेटर्स थे, डेटर्स थे जो इधर साइड में बनाए थे छोटे छोटे, ठीक है, तो जो हमारे बारोवर थे अगर वो डिफॉल्ट करते हैं, इफ बारोवर फेल टू रीपे द डेप्ट एंड देयर अमाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, और उनके अमाउंट एनपीए क्लासिफाइड हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, द क्रेडिटर कैन सेंड द नोटिस रिक्वायरिंग फुल पेमेंट विद इन 60 days। जो आपके क्रेडिटर थे मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वो उनको किनको, जो आपके क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर कह रहे हैं, बोरोवर थे, उनको नोटिस भेजेंगे कि 60 दिन के अंदर अंदर आप पूरा पेमेंट करिए। नोटिस की डिटेल कहाँ कहाँ जाएगी, द नोटिस मस्ट स्पेसिफाई अमाउंट ओन्ड, कह रहे हैं नोटिस में क्या लिखा होगा, कितना अमाउंट उन्होंने ओन्ड किया हुआ है, एंड सिक्योर्ड एसेट्स दैट विल बी इन्फोर्स इफ द डेप्ट इज नॉट पेड, कह रहे हैं सिक्योर्ड एसेट्स दैट विल बी इन्फोर्स, और सिक्योर्ड एसेट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं अगर कोई जो है डेप्ट उनका पे नहीं हुआ है। बारोवर्स रिप्रेजेंटेशन, अब बारोवर भी रिप्रेजेंट करेगा ना अपने आप को, इफ बारोवर ऑब्जेक्ट टू द नोटिस, अगर उस नोटिस को ऑब्जेक्ट करता है, उसके खिलाफ केस करना चाहता है, द क्रेडिटर मस्ट कंसीडर देयर कंसर्न एंड रिस्पॉन्स विद इन 15 days। अगर जो है बारोवर था वो उस नोटिस पे ऑब्जेक्ट करता है और अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपना कुछ लेटर वगैरह लिख के देता है, ड्राफ्ट करके देता है, तो जो क्रेडिटर था, बैंक था, वो 15 दिन के अंदर उस जो ऑब्जेक्शन था उसका रिप्लाई देगा। क्लियर, इफ द ऑब्जेक्शन आज रिजेक्टेड, अगर उसका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, द क्रेडिटर कैन मैनेज द बारोवर्स बिजनेस रिलेटेड टू द डेप्ट, तो क्रेडिटर है वो बारोवर का बिजनेस मैनेज कर सकता है इस केस में। क्लियर, एक्शन आफ्टर डिफॉल्ट, इफ द बारोवर डज नॉट पे द क्रेडिटर कैन, क्या क्या कर सकता है क्रेडिटर, वही चीजें, टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स, उसकी सिक्योर्ड एसेट जिसपे मॉर्टेज वगैरह रखी गई थी, मतलब अगर लोन लोगे तो कुछ ना कुछ रखा होगा ना सिक्योरिटी के तौर पे, उसका वो पोजीशन ले सकता है। मैनेज द बारोवर्स बिजनेस, जो ऊपर पढ़ चुके थे बातें। अपॉइंट मैनेजर
फॉर द सिक्योर्ड एसेट्स, मतलब सिक्योर्ड एसेट्स को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर वगैरह उन्हीं की कंपनी में अपॉइंट कर दिया कि इन एसेट्स को तुम मैनेज करो, से उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, चलाओ तुम उसको। रिक्वायर पेमेंट फॉर एनी वन हु ओन्स मनी टू द बारोअर फॉर द सिक्योर्ड एसेट्स, ऐसा कोई बंदा जो उसको पैसा दे रहा है, ठीक है, उससे वो पैसा लेके उसके बिजनेस को, एक सेकेंड, रिक्वायर पेमेंट फ्रॉम एनी वन, किसी से भी वो पैसा ले सकता है, हु ओन्स मनी टू द बारोअर, जिसने बारोअर से मनी ओन की थी, समझ रहे हो, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इसमें हो सकती है, जिसने बारोअर से पैसा लिया दिया हो और उसका पैसा बाकी हो, मतलब बारोअर को पे करना हो, तो वो डायरेक्टली बैंक जो है उस बंदे से पैसा ले सकती है। क्लियर? जैसे यहाँ पे 3 थे, एक था हमारा बैंक और एक था हमारा यहाँ पे बारोअर और एक ये थर्ड पार्टी है कोई। मान लो हमको इनसे पैसा लेना है और ये जो थर्ड पार्टी थे ये इनको पैसा देंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने कहा इनको मत दो तुम, डायरेक्टली हमें दे दो पैसा। क्लियर? ये बात यहाँ पे भी। कॉस्ट रिकवरी, एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द क्रेडिटर, बैंक वगैरह कोई कॉस्ट वगैरह अगर इनकर्ड करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी रिकवर्ड, अगर रिकवर्ड करने के प्रोसेस में कोई भी कॉस्ट उसकी लगती है तो वो बारोअर से वो पैसा रिकवर कर सकती है। ऑक्शन रूल, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट बिड ऑन एट ऑक्शन फॉर द स्पेसिफाइड रिजर्व प्राइस, जो स्पेसिफाइड रिजर्व प्राइस पहले से रखे गए हैं, जो तुम्हारा मान लो सिक्योर्ड एसेट्स हैं तो उनकी एक वैल्यूएशन लगाई जाती है, जो वीओ वैल्यूएशन ऑफिसर लगाता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। जब बैंक में आप लोन वगैरह लेने जाते हैं, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके जाते हैं, तो उसका वैल्यूएशन लगता है, इतने की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितने की प्रॉपर्टी उस पर लिखी है, स्पेसिफाइड रिजर्व प्राइस उसको बोलते हैं, उतने पे उसका बिड नहीं लग पा रहा है, या तो उसकी प्राइस कम हो गई या बढ़ गई जो भी है, लेकिन उतने पे वो बिड नहीं सेट हो पा रहा है मार्केट में, द क्रेडिटर कैन बिड इट द फर्दर सेल, क्रेडिटर फर्दर सेल के लिए उसको बिड कर सकता है, तो बाहर बाहर बेच सकता है, ऑप्शन को कैंसिल वगैरह कर सकता है, बताया गया। एसेट ट्रांसफर, whether the creditor transfers a secured assets, the new owner receive all the rights related to the asset, अगर क्रेडिटर उस एसेट्स को ट्रांसफर करता है, किसी दूसरे को बिड विड करके बेच देता है, तो जो नया वाला ओनर होगा उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे उस एसेट्स को, प्रॉपर ओनर वो कहलाएगा। रीपेमेंट बिफोर ऑक्शन, इफ द बारोअर पे ऑफ देयर ड्यूज बिफोर द एसेट्स इज पुट अप फॉर द ऑक्शन, द ऑक्शन वुड नॉट प्रोसीड, कह रहे हैं अगर ऑक्शन लगने से पहले उसने सारा पैसा पे कर दिया जितने भी उसके ड्यूज थे, किसने, बारोअर ने, किसको, बैंक को, तो जो ऑक्शन था वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, मतलब ऑक्शन वो नहीं होगा, क्योंकि पैसा उसको मिल गया, ड्यूज उसके क्लियर हो गए बैंक के। ठीक है। मल्टीपल क्रेडिटर्स, if there are multiple secured creditors at least 60% by the value agree before the creditor can act their right, कह रहे हैं अगर हो सकता है मल्टीपल क्रेडिटर्स हों, मल्टीपल क्रेडिटर्स का मतलब क्या समझ लो, बैंक्स, कई सारे बैंक्स इन्वॉल्व हो उसमें, समझ लो, उस केस में कम से कम 60% वैल्यू के एग्री होने चाहिए, कोई भी अगर राइट से रिलेटेड सेल कर रहे हैं या फिर कोई भी उस एसेट्स पे एक्शन ले रहे हैं तो 60% आपके एग्री होने चाहिए उस एक्शन पे। क्लियर? अगर एक से ज्यादा आपके क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर कौन था इसमें, बैंक था, बैंक था ना क्रेडिटर, उन्हीं की बात हो रही है। बैलेंस ड्यूज, इफ द सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट डज नॉट कवर ऑल ड्यूज, अगर सेल करने के बाद भी सिक्योर्ड एसेट्स की सारे आपके ड्यूज कवर नहीं हो रहे हैं, द क्रेडिटर कैन अप्रोच फॉर द डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये डीटी में भी पढ़े होंगे, पढ़े हो, नाम सुना है? डीआरटी सेक्शन क्या था इसका, या डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बाहर पढ़ रही थी एक दिन, हैं? रिटर्न वाला चैप्टर, रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ चुके हो ना? नहीं है ये, डीटिक बुक लेके आना जिससे पढ़े, देखा है हमने, अरे इसी की बुक में देखा है, टिक लगाया है हमने, रहने दो। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, स्पेशली रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, रिकवरी कोर्ट होता है, समझ लो, जो रिकवरी वाले सारे काम होते हैं डेब्ट से रिलेटेड, वो इसी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में जो स्पेशल पर्पस कोर्ट बनते हैं, इसी में हैंडल होता है, और कोर्ट टू रिकवर द रिमेनिंग कॉस्ट,
रिमेनिंग कॉस्ट इसी से कोर्ट वगैरह से रिकवर होती है। राइट्स अगेंस्ट गारंटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन ऑल्सो परचेज गारंटी और सेल्फ प्लेस्ड एसेट्स विदाउट टेकिंग प्रीवियस स्टेप। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं? ऑल्सो परस्यू गारंटीज और सेल्फ प्लेस्ड एसेट्स विदाउट टेकिंग पोजीशन। ये लोग गारंटी वगैरह भी ले सकते हैं, जो प्लेज वाला काम होता है, ये सब चीजें भी की जा सकती हैं। Authorized officers, the right can be exercised by the authorized officer of the secured creditors. राइट इसका एसेट्स का एक्सरसाइज किया जा सकता है जो एथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा सिक्योर क्रेडिटर्स को बेचने खरीदने के लिए। इससे बात जुड़ी हुई है डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल से, ठीक है। अगर डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, आपका केस चलेगा, तो एक आपका ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो सारी चीजें देखेगा कि एसेट्स उसी वैल्यू की है कि नहीं, कितना पैसा आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें ये देखेगा। बारोवर रिस्ट्रिक्शन, क्या बारोवर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती? आफ्टर रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द क्रेडिटर, द बारोवर कैन नॉट सेल और लीज सिक्योर्ड प्रॉपर्टी विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स। कह रहे हैं अगर उसको एक बार नोटिस मिल गया है क्रेडिटर का, तो उसके बाद में वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो है सिक्योर्ड एसेट्स थी, प्रॉपर्टी कह लो, सिक्योर्ड एसेट्स कह लो, उसको ना तो सेल कर सकता है ना तो लीज पे दे सकता है, जब तक क्रेडिटर का रिटन कंसेंट उसको नहीं आ जाए। क्रेडिटर कौन? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पढ़ लो इसको एक। मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। बाहर कोई है क्या रिया? भाग रही हो बार बार इसलिए मुझे। मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, कैसे आप लोग टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट को, जो ऊपर पॉइंट पढ़ चुके हो कि कैसे आप अगर बिजनेस को उसको टेक ओवर कर लेंगे। कौन? क्रेडिटर या एसपीबी। एसपीबी मेनली करती है दूसरे के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, जो बारोवर का बिजनेस रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, व्हेन द एआरसी टेक्स ओवर बारोवर्स बिजनेस, इट कैन अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इफ द बारोवर इज अ कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द अदर टाइप ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं अगर एआरसी टेक ओवर करती है तो वो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, ठीक है। नए डायरेक्टर्स क्यों? कि पुराने वाले अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तभी तो बिजनेस लॉस में जा रहा था, क्लियर। तो वो अपने नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है पुराने वाले को हटा के। एक बार इनका लॉस रिकवर हो जाता है तब वो पुराने डायरेक्टर फिर आ सकते हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए एआरसी वहां पे कंट्रोल करेगी उतने टाइम के लिए वो डायरेक्टर उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्लियर। पब्लिक नोटिस, द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मस्ट पब्लिश अ नोटिस बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश एंड लोकल जो है लैंग्वेज में नोटिस देंगे। जहां पे मेन ऑफिस लोकेटेड है बारोवर का, वहां पे बारोवर का जहां पे मेन ऑफिस है वहां पे इंग्लिश एंड लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कराएंगे कि आज से इनका बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं, क्लियर। इनका जो बिजनेस है वो हम टेक ओवर कर रहे हैं, जितने भी ड्यूज वगैरह इनके हों हमसे अभी मतलब नहीं है। जब हमारा जो रिकवरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इनके बिजनेस पे कंट्रोल करके सब वो कर सकते हैं। समझ में आया? Vacating office, once the notice is published, all the existing director or administration of the borrower's business automatically vacate the position। एक बार ये नोटिस पब्लिश हुई, वहां पे जितना भी उनका स्टाफ है और जितने भी डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली वेकेट कर देगा। वेकेट का मतलब तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाएगा हिंदी में। अगर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट विद द वेकेटेड डायरेक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए कि तुम 3 साल के लिए नौकरी करोगे, तुमको हम परमानेंट एम्प्लॉय हो, तुमको निकाल नहीं सकते, सारे कॉन्ट्रैक्ट वहां रद्द हो जाएंगे और उसको सबको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, शेयर होल्डर कैन नॉट नॉमिनेट और अपॉइंट न्यू डायरेक्टर विदाउट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप्रूवल। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल के बिना शेयर होल्डर्स भी ना नॉमिनेट कर सकते हैं ना तो अपॉइंट कर सकते हैं, केवल जितने टाइम के लिए लोन तुम्हारा अप्रूव हो रहा है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार वो पब्लिश हो गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके डायरेक्टर के साथ या फिर एडमिन वगैरह के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, शेयर होल्डर ना तो नॉमिनेट कर सकते हैं ना तो नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? केवल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे केवल उन्हीं की अप्रूवल या फिर वही लोग अपॉइंट कर सकते हैं। वाइंडिंग अप, नो लीगल प्रोसीडिंग to wind up the company or appoint or receive a
कैन हैपन विदाउट द सिक्योर क्रेडिटर्स कंसर्न। कह रहे कंपनी ना तो वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है, ना तो कोई भी काम उसमें एडिशनल आप नहीं कर सकते हैं जब तक बैंक या फाइनेंशियल क्रेडिटर से आप जो है वो नहीं ले सकते हैं प्रायर अप्रूवल, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ मैनेजमेंट, एक बार उसके सारे डेप्ट वगैरह रिकवर हो चुके हैं जो हमने पहले बताया था, फिर से उसका वाला जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना जो है मैनेजमेंट उसने अपॉइंट किया था वो सारा मैनेजमेंट वो विड्रॉल कर लेगी और जो उसके पुराने डायरेक्टर और पुराने ऑफिसर्स थे वो फिर से रीअपॉइंट हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन कब तक? जब तक उसका फुल्ली जो डेप्ट था वो रिकवर्ड नहीं हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें क्या क्या पॉइंट बताएं कि मैनर क्या है कि जो टेक ओवर करेगा मैनेजमेंट, ठीक है, सेक्शन 15। सबसे पहली बात कि एआरसी क्या करेगा, बारोवर का बिजनेस टेक ओवर कर सकता है, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर वगैरह चेंज कर सकता है। उसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी कि हमने इसका पूरा जो है जो बिजनेस है वो टेक ओवर कर लिया है। जब से वो नोटिस देगा वहां से जितने भी डायरेक्टर और जितना भी उसका एडमिन का स्टाफ है सारा अपने आप जो है विकेट कर देगा अपना ऑफिस, मतलब ऑफिस उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्टर के साथ और एडमिन वगैरह के साथ हुए हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे कि आपको 5 साल के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, एम्प्लॉय एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर का होता नहीं एक टर्म के लिए डायरेक्टर, या फिर ये सारी चीजें वेकेट हो जाएंगी, उन सबका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, शेयर होल्डर अगर अपॉइंट वगैरह करते हैं या नॉमिनेट करते हैं तो शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं आएगा, केवल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही अपॉइंट कर सकती है, बाकी ना तो नॉमिनेट करेगा शेयर होल्डर ना तो अपॉइंट करेगा। वाइंडिंग अप, कोई भी वाइंडिंग अप वगैरह वाले लॉ हैं वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, और एक बार जब जो है फुल्ली रिकवर्ड हो गई सारी कॉस्ट उसकी, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा मैनेजमेंट उसका, मतलब पहले से पुराना वाला मैनेजमेंट आ जाएगा। नो कंपनसेशन टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ हिज ऑफिस, कह रहे कोई भी डायरेक्टर जिनको ऊपर जो है विकेट किया गया है ऑफिस, क्योंकि जो है एआरसी ने काम धाम संभाल लिया तो एआरसी के डायरेक्टर आएंगे तो उसको कोई भी डैमेजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं, कि उसको वेकेशन के लिए डैमेजेस वगैरह दें कि हमने आपने एक्सपायरी ऑफ हमारा टर्म हुआ ही नहीं एक टर्म के लिए जिसके लिए आपने अपॉइंट किया था, आप हमको कंपनसेशन दीजिए। जैसे एक सेक्शन पढ़ेंगे 211 कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस डायरेक्टर में, ठीक है, उस सेक्शन में बताया गया लॉस ऑफ ऑफिस में अगर पहले टर्मिनेट कर देते हैं तो उसमें पूरा एक प्रोसीजर कैलकुलेशन दी गई है कि इतना टर्मिनेशन का अमाउंट उसको मिलेगा, वो सारे सेक्शन यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। जब अभी कंपनी लॉ पढ़ोगे तब वो समझ में आएगा कि टर्मिनेशन के ये लॉज हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? अब लास्ट सेक्शन है इसका, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, बारोअर और एनी वन अफेक्टेड बाय द सिक्योर क्रेडिटर्स, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई भी बंदा अफेक्टेड है, जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, कोई भी अफेक्टेड है उसके एक्शन से अपील कर सकता है डीआरटी में। डीआरटी मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो डीटी में भी पढ़े थे तुम लोग, समझे, बताया था अभी क्या होता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इफ द पर्सन अनहैप्पी विद द डीआरटीज ऑर्डर, अगर पर्सन डीआरटी के भी ऑर्डर से अनहैप्पी है दे कैन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। वो ऊपर की अथॉरिटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पे 30 दिन के अंदर फिर से अपील कर सकता है। अपील करने के लिए इसमें कुछ डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट दी गई है। टू फाइल एंड अपील द बारोअर मस्ट डिपॉजिट 50% ऑफ द क्लेम्ड और डिटरमाइन डेप्ट अमाउंट विच एवर इज लोअर, कह रहे हैं 50% जो क्लेम किया जा रहा है वो, या फिर जो डेप्ट अमाउंट डिटरमाइन किया गया है पूरा इतना डेप्ट आपका बाकी है, दोनों में से लोअर वाला अमाउंट आपको जमा कराना पड़ेगा ये अपील करने के लिए, समझ रहे हो। जैसे ये उसमें भी पढ़े थे तुम लोग अपील एंड रिवीजन में कि अपील करने के लिए मिनिमम इतना आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, 20% प्लस एडवांस टैक्स जो आपका बन रहा है वो सब करना पड़ेगा, फीस वगैरह ये जो लेट फीस वगैरह हैं ये सारी चीजें आपको जमा करनी पड़ेंगी तभी आप अपील कर सकते हैं। और अगर आईटीएटी वगैरह चाहे तो इस फीस को माफ भी कर सकती है, ये भी आगे लिखा था, ठीक है। वैसे ही इसमें है कि अगर जो है आप जो है ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रिड्यूस द अमाउंट, वहां पे ये था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल रिड्यूस, बैग तुम्हारा पहले बंद गया है, रिड्यूस कर सकती है अमाउंट बट नॉट बिलो 25% ऑफ डेट, लेकिन 25% से कम नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो 50% वाली लिमिट है और डेप्थ का जो अमाउंट है विच एवर इज लोअर है, लेकिन इन दोनों अमाउंट में से लोअर वाला जो आया इससे भी कम किया जा सकता है, लेकिन डेप्थ के अमाउंट से 25% से कम नहीं होना चाहिए वो अमाउंट। क्लियर? तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पे।
बाकी कोई और दिक्कत हो तो इसमें बताना, कल डिस्कस कर लेंगे।